प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विज्ञान के अंदर जो है अभी हम लोग मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है आज हम लोग सीखने समझने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी जो टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ते हैं। तो आप भी पूरे चीज़ों को अगर अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप अपना नज़र जो है स्क्रीन पर जमा लीजिए और चीज़ों को ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जितना ही ध्यान से देखते हैं उतना ही ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं, चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करते हैं। इससे पीछे के जितने भी क्लास है अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सबसे फर्स्ट चीज़ पढ़ाई करने वाले हैं वो है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इसको कैसे पूछा जा सकता है ये पहले बात कर ले। तो आपसे पूछा जा सकता है वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, या फिर वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। कुछ भी अगर इस तरह का चीज़ पूछे तो आपको सेम टू सेम यही जवाब क्या करना है, देना है, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं। समझिएगा, अपवर्तन आप लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं। प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन जो आपने पढ़ा इससे पहले वो क्या था, किसी माध्यम में अपवर्तन था। जो है अपवर्तन एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते वक्त जो है प्रकाश के किरण जो है इसके दिशा में बदलाव हो जाता है, उसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ भी हम प्रकाश का अपवर्तन ही पढ़ने वाले हैं, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का जो है वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। जब आप ये लिखने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको पता होना चाहिए कि जब सूर्य का प्रकाश, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ठीक, ये आपका पृथ्वी है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर यहाँ पर आपका सूर्य है, यानी कि सन है, और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ये ऑलरेडी आप जानते हैं, हमें बताने की कोई ज़रूरत जो है नहीं है। ये है आपका वायुमंडल, ठीक। अब क्या होगा कि जब सूर्य का प्रकाश चलेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। ये वाला जो डिस्टेंस है सूर्य अगर ये है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, तो स्पेस है, यानी कि अंतरिक्ष है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम बोलेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष मतलब जहाँ पर वायु भी ना हो, जहाँ पर कुछ भी ना हो। तो सूर्य से लेकर के वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले जो प्रकाश किरण है वो अंतरिक्ष में होती है, और अंतरिक्ष में कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हवा भी नहीं है। तो धूल कण की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धूल कण मुख्य रूप से हवा में ही होंगे। तो यहाँ धूल कण भी नहीं है। अब धूल कण नहीं है तो सूर्य की प्रकाश सीधा जो चलती रह जाती है, आगे आती है, इसको कोई भी रुकावट नहीं देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, अब जब यहाँ से यह आगे बढ़ेगा, प्रकाश किरण जब यहाँ से आगे बढ़ेगा, इधर की ओर बढ़ेगा, तो वायुमंडल में प्रवेश कर गया। तो वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो यह विरल माध्यम से, किस माध्यम से, तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। सही बात है भाई। अंतरिक्ष जो है ये वाला जो डिस्टेंस है मान लीजिए वो विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, तो विरल माध्यम है। और अब यहाँ मान लीजिए कि सरफेस है किसका, तो जो आपके वायुमंडल है उसका। आप यहाँ से नीचे आएंगे तो वायुमंडल में आ जाएगा। तो ये है, ये जो डिस्टेंस है ये है वायुमंडल। ये क्या है, वायुमंडल है, और वायुमंडल हो गया सघन माध्यम। ये वायुमंडल कौन सा माध्यम हो गया, तो ये हो गया सघन माध्यम, ठीक है, सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम आपने देखा, सघन माध्यम। तो हुआ क्या कि जब प्रकाश की जो किरण है सूर्य से निकल करके वो पहले अंतरिक्ष में आती है। अंतरिक्ष विरल माध्यम है वायुमंडल की अपेक्षा, क्योंकि वायुमंडल सघन माध्यम है। तो ये विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है। अर्थात आपको हम बता चुके हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा तो उसमें क्या होगा, अपवर्तन होता है। अर्थात प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन होता है। वायुमंडल में घटने वाली प्रकाश के अपवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। देखिए,
प्रकाश का अपवर्तन ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं पिछले क्लासों में। उसमें हमने देखा था कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो उसके दिशा में बदलाव हो जाता है, ठीक है। उसका जो रास्ता है हल्का बदल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ से अगर प्रकाश किरण आएगा तो सीधे न चल कर के कुछ इधर की ओर में क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाएगा, कुछ इधर की दिशा में क्या हो जाएगा, झुक जाएगा। तो ये विरल माध्यम से आ गया सघन माध्यम में, तो इसके दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसके दिशा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ भी तो वही हो रहा है, आप जो देख पा रहे हैं इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में भी वही हो रहा है। कैसे हो रहा है वो देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप सिंपली जो है देख सकते हैं, और देखने की चीज़ जो ये है कि सूर्य की प्रकाश निकली, ये आई कहाँ, अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष है विरल माध्यम, और अंतरिक्ष के बाद प्रवेश करेगी वायुमंडल में, वायुमंडल के बाद जाएगी अर्थ यानी कि पृथ्वी पर, ठीक। तो ये जो अंतरिक्ष है वो विरल माध्यम है, वायुमंडल सघन माध्यम है। तो सही बात है कि अपवर्तन होगा। जैसे ही विरल माध्यम से यानी कि अंतरिक्ष से प्रकाश जो है कहाँ प्रवेश करेगा, वायुमंडल में, तो ये हो जाएगा आपका, उसका अपवर्तन होगा। क्यों अपवर्तन होगा, क्योंकि अंतरिक्ष विरल माध्यम है, किसके तुलना में, तो वायुमंडल के तुलना में। वायुमंडल सघन होता है क्योंकि यहाँ पे वायु होते हैं, धूलकण होते हैं, जलवाष्प होते हैं, ये सारे के सारे चीज़ होते हैं। इसी कारण वायुमंडल क्या होता है, सघन होता है अंतरिक्ष के अपेक्षा में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता है। और वायुमंडल में जो अपवर्तन की घटना है ना, इसी को हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, आकाश के अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें कई प्रकार के जो है घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब हम उसका चर्चा करते हैं। आप लोग समझेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। अब समझेंगे आगे हम बातों को। वायुमंडलीय अपवर्तन निम्न घटना को जन्म देती हैं, और उस घटना को आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं। तो आप तारों का टिमटिमाना सुने होंगे। तारे टिमटिमाते रहते हैं। टिमटिमाना का क्या मतलब है भाई, चुक भुक करना। अगर साधारण अपने बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो चुक भुक करना कहते हैं इसको। डूब जाएगा फिर उगेगा, डूब जाएगा फिर उगेगा, ये। तो तारों का जो टिमटिमाना है, चुक भुक करना है, यानी कि डूबना उगना है, ये किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वैसे मैं बता दूं कि तारा ये टिमटिमाते नहीं है, लेकिन टिमटिमाता हुआ हमें मतलब वो महसूस होता है, आप ये कहे तो प्रतीत होता है। किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। फिगर में हम आपको आगे समझाएंगे कि कैसे तारे टिमटिमाते हैं, ठीक है। क्या कारण है कि तारा कभी यहाँ दिखता है, फिर वही यहाँ आ जाता है, फिर वही यहाँ आ जाता है, कभी यहाँ चला जाता है। तो ये हम आगे देखेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये इतना देखिए कि तारे टिमटिमाते हैं, ये किसके कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा है, अगर देखिए एग्जाम के अंदर वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं लिखा हो तो सीधा प्रकाश का अपवर्तन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, प्रकाश का अपवर्तन लिखा होगा। क्वेश्चन होगा कि तारे निम्नलिखित में से किस घटना के कारण जो है टिमटिमाती हैं। ऑप्शन में अगर वायुमंडलीय अपवर्तन रहा तब तो आपको वही लगाना है। कई बार ऑप्शन में वायुमंडलीय अपवर्तन न दे करके वहाँ पर लिखा होता है प्रकाश का अपवर्तन, तो ये भी सही है। अगर वायुमंडलीय अपवर्तन न हो तो प्रकाश का अपवर्तन ही आप टिक मार के आएंगे। क्यों भाई साहब, क्योंकि वायुमंडल में भी तो प्रकाश का ही अपवर्तन होता है, तो वो वायुमंडल में होता है, इसीलिए उसको हम वायुमंडलीय अपवर्तन कह देते हैं, ठीक है। दूसरा है जो है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ये बात आपको याद रखना भाई, क्यों नहीं ग्रह टिमटिमाते हैं ये भी तो हमें जानना होगा। ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाई देते हैं, टिमटिमाई हमें दिखाई देते हैं, लेकिन ग्रह जो है नहीं टिमटिमाते हैं। जैसे कि आपके शुक्र ग्रह हो गए। शुक्र ग्रह को आप अपने नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, इसको दूरबीन से देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे देखेंगे आप शुक्र ग्रह को, सुबह के टाइम पर। सुबह आप कहे तो 3 बजे से लेकर के 4-5 बजे के बीच में आप आसमान की ओर देखिए, पूरब की दिशा में आपको जो एक बहुत ही ज़्यादा चमकता हुआ तारा दिखाई देगा वही है शुक्र ग्रह। वही क्या है, शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा गया है। और जो शुक्र ग्रह जो सुबह के टाइम में आपको दिखाई देगा वो टिमटिमाता हुआ नहीं दिखाई देगा।
क्योंकि वो तारा नहीं है, वो ग्रह है। वो क्या है? ग्रह है। अब बात उठता है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। पहला तो हमने देखा कि तारा जो है टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते। इसका कारण समझिए। इसका कारण ये कि ग्रह जो है तारा की अपेक्षा में नज़दीक है पृथ्वी से। दूसरा कारण ये भी है, पहला तो मुख्य कारण और यही है फाइनल कारण, नज़दीक होने के कारण वायुमंडलीय अपवर्तन कम होता है और कम होने के कारण ही हमें जो ग्रह है वो टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दूरी कम होने के कारण। तीसरा बात याद रखेंगे कि तारों का आभासी स्थिति, तारों का आभासी स्थिति ही मुख्य रूप से तारों का टिमटिमाना है। यानी कि तारा होते यहाँ है, ठीक है, और दिखते यहाँ है। मेन रहेगा वो यहाँ और दिखेगा यहाँ। यही है तारों का आभासी स्थिति। जो आप ओरिजिनल तारा वो यहाँ है और इसका आभासी यानी कि इमेजनरी यानी कि हम कह लें कि काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनता रहता है। तो यही आभासी स्थिति होती है। आभासी स्थिति भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही हमें दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें अग्रिम सूर्योदय एवं विलंब सूर्यास्त का स्थिति देखने को मिलता है। ये क्या है अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्यास्त, समझिए। अग्रिम मतलब पहले, और सूर्योदय तो जानते ही जानते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। जब उगेगा उससे लगभग 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देने लगता। अग्रिम मतलब पहले, कितना पहले? तो 2 मिनट पहले। ठीक है। और विलंब मतलब देरी से। सूर्यास्त मतलब सूर्य का डूबना। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य के डूब जाने के बाद भी 2 मिनट बाद तक, यानी कि 2 मिनट विलंब तक, यानी कि 2 मिनट लेट तक हमें सूर्य दिखाई ही देता रहता है। ये भी हो पाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब ये सारा का सारा चीज़ हम क्या करेंगे, आपको अभी दिखाएंगे फिगर के हेल्प से। किसके हेल्प से? फिगर की मदद से। तो अग्रिम सूर्योदय यानी कि सूर्य जो है उगने से 2 मिनट पहले ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। और विलंब सूर्योदय यानी कि सूर्य के डूबने के 2 मिनट बाद, लगभग 2 मिनट है ये, मैं पूरा एकदम 120 सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, कुछ सेकेंड का आगे पीछे हो सकता है। तो विलंब सूर्यास्त का मतलब है कि लगभग 2 मिनट बाद तक, सूर्य के डूब जाने के लगभग 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। और ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अब बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो आप जो अग्रिम सूर्योदय वाली बात हम करे हैं उसको समझ लीजिए। ये है आपका पृथ्वी। ये जो अंदर में आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वो पृथ्वी है। और ये आप समझ लीजिए कि वायुमंडल है। ये वाला पार्ट क्या है? ये पार्ट है आपका वायुमंडल। ठीक है। अब होगा क्या समझिए। सूर्य यहाँ है। सूर्य कहाँ है? यहाँ है। सूर्य का पहला मतलब मेन स्थिति जो है यहाँ पर है। ये है आपका सूर्य। अब जो व्यक्ति इससे नीचे होगा, क्षैतिज से नीचे होगा, ये क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा आप देख सकते हैं खींचा हुआ है। क्षैतिज से अगर नीचे होगा या फिर मान लो कि यहाँ पर होगा कोई व्यक्ति अगर खड़ा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा तो वो तो इस सूर्य को नहीं देख पाएगा, वो इस सूर्य को नहीं देख पाएगा। लेकिन होता क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें सूर्य का आभासी प्रतिबिंब दिखता रहता है। सूर्य का आभासी प्रतिबिंब हमें क्या होता रहता है? दिखता रहता है। वास्तव में सूर्य है यहाँ, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यही सूर्य हमें दिखाई देता रहता है यहाँ। अब क्या होगा? अब जो व्यक्ति यहाँ पर है वो भी इस सूर्य को देख सकता है, इस सूर्य को देख सकता है, जो कि ओरिजिनली सूर्य यहाँ पे है और इसका जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो यहाँ बन रहा है। समझ में आ रहा होगा चीज़ें? और ये कितना मिनट पहले तक बनता रहता है? बस 2 मिनट पहले ही बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यहाँ सूर्य है लेकिन इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ बनता रहता है। अब यहाँ बनेगा तो फिर यहाँ का खड़ा आदमी क्या करेगा? इसको देख पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, सूर्य यहाँ है, तो फिर ये ऐसे करके अपने आँखों को मोड़ करके नीचे तो नहीं जा करके देखेगा ना। तो ये है आपका अग्रिम सूर्योदय का कंसेप्ट, यानी कि हमें सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले ही जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है उसका हमने फिगर एनालिसिस किया है। अब है आपका सूर्य की आभासी स्थिति का भाई साहब डूबने के टाइम पर। अब आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक, यहाँ पे आप खड़े हैं, सूर्य डूब के चला गया यहाँ, सूर्य डूब के यहाँ चला गया।
अब अगर यहाँ डूब के चला जाएगा तो फिर यहाँ का व्यक्ति ऐसे करके तो नहीं देखेगा मुड़ करके उसको, लेकिन होता क्या है, ये फिगर सेम टू सेम ऊपर यहाँ बनता रहता है, इसका आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बनता रहता है, जिस कारण क्या होता है कि ये व्यक्ति भी अपनी सीधा स्थिति में इसको क्या कर पाता है, 2 मिनट लेट तक भी सूरज को देखता रहता है। ठीक है, 2 मिनट लेट तक भी सूरज को देखता रहता है। ये आप स्थिति फिगर बना सकते हैं, सीख सकते हैं। अगला भी जस्ट हमने बताया कि तारों की आभासी स्थिति, किसकी आभासी स्थिति प्यारे बच्चों, तो तारों की आभासी स्थिति। जानते हैं तारों की आभासी स्थिति क्या है, और इस आभासी स्थिति के कारण ही तारा हमें टिमटिमाई जो है देता हुआ दिखता है, मतलब प्रतीत होता है, महसूस करते हैं हम, लेकिन तारा टिमटिमाते नहीं है। ठीक है, वो एकदम एस्थेटिक है, एकदम उगा होता है, वो टिमटिमाता नहीं है। मान लीजिए कि तारे का जो सही स्थिति है वो यहाँ पर है, यानी कि तारा यहाँ पर है। ठीक है, अब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण यही तारा आपको यहाँ दिखता रहता है। यह आभासी स्थिति है। कैसा स्थिति है, आभासी स्थिति। और प्रेक्षक पृथ्वी पर, और प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ऑब्जर्वर भी इसको आप कह सकते हैं, प्रेक्षक को ऑब्जर्वर भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज़ों को, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट सीधा देख सकते हैं, और यहाँ से आपको देख सकते हैं कि पहले ओरिजिनल तारा यहाँ दिखेगा और इसका आभासी स्थिति यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि वायुमंडलीय अपवर्तन क्या है। अब हम लोग प्रकाश का प्रकिरणन समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का प्रकिरणन समझने वाले हैं, और वो भी वायुमंडल के सेंस में ही समझने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश का प्रकिरणन हम कहीं भी करवा सकते हैं, लेकिन वायुमंडल में मुख्य रूप से प्रकाश का प्रकिरणन कैसे होता है, इस पर अभी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए कि आखिर प्रकाश का प्रकिरणन होता क्या है। प्रकाश का प्रकिरणन, जो प्रकिरणन शब्द है, प्रकिरणन का मतलब होता है फैलना। प्रकिरणन का मतलब क्या होता है, फैलना होता है, किसी भी चीज़ का फैल जाना, चारों दिशाओं में फैल जाना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जनरली क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे धूल कण पाए जाते हैं। यस सर, बिल्कुल ठीक, हम तो सुने हैं कि वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण पाए जाते हैं। सही बात है, इतना गर्दा जो है वो सभी जानते हैं कि वायुमंडल में होते हैं। अब अगर ऊपर से सूरज का किरण आया, सूरज का किरण आया, अब इस वाले कण पर पड़ गया, इस वाले कण पर क्या हो गया, पड़ गया, आ रहा था पूरा सीधा एक किरण के रूप में आ रहा था। अब यहाँ पर पड़ेगा तो ये धूल कण क्या करेगी, कुछ सेकंड के लिए उस किरण को सोख लेगा अपने में, यानी कि वो रोक लेगा कुछ सेकंड तक उस प्रकाश के किरण को, और फिर कुछ सेकंड के बाद इसको छोड़ देगा। छोड़ेगा तो सीधी दिशा में नहीं छोड़ेगा, वो चारों दिशा में फैला देगा इस प्रकाश को। इस प्रकाश को चारों दिशा में क्या करता है, फैला देता है। और प्रकाश के इस तरह से चारों दिशा में फैलने की घटना को ही प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। किसका प्रकिरणन, प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव भी आप प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ही देख पाते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे। खैर इसके लिए कोई ये नहीं है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि आप लोग कैसे प्रकाश के प्रकिरणन को जो है आप दिखा पाएंगे अपने एग्जाम में। तो इसके लिए आपको लिखना क्या है, देखिए होता क्या, वो देखिए प्रैक्टिकली आप समझिए, रटने उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसों के अणु एवं परमाणु उसे अवशोषित कर लेता है। सही बात है, वायुमंडल में अलग अलग प्रकार के गैस हैं और धूल कण भी है बहुत सारे। तो वो सब जो गैस के जो कण हैं, अणु या परमाणु जो है, वो क्या कर लेता है, तो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने का मतलब क्या है, अवशोषित मतलब सोख लेना। क्या कर लेना, सोख लेना। ठीक है, गैसों के ये अणु एवं परमाणु सभी दिशाओं में प्रकाश को पुनः उत्सर्जित करता है, और ये जो अणु और परमाणु है गैस का, फिर से क्या कर देता है, सभी दिशाओं में उसको फैला देता है, और यही प्रकाश का प्रकिरणन कहलाती है। और ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रकाश का प्रकिरणन कहलाती है। सूर्य से आने वाली जो प्रकाश किरण है वो वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो अनेकों गैस हैं, उसके अणु परमाणु हैं, धूल कण हैं, ये सब क्या करते हैं, प्रकाश के किरण को सोख लेती है, यानी कि अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने के बाद उसको फिर से सभी दिशाओं में उत्सर्जित कर देता है।
उत्सर्जित करना मतलब फिर से उसको छोड़ देता है, उसको क्या कर देता है, छोड़ देता है। और यही जो प्रक्रिया है इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें अलग अलग प्रकार का भ्रम दिखाई देता रहता है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें प्रकृति में यानी कि इस नेचर में अनेक जो है आश्चर्यजनक घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण कौन कौन सी घटनाएं हमें देखने को मिलती है, जरा एक बार इस पर फोकस करते हैं, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आकाश का नीला रंग। देखिए आकाश जो हमें पृथ्वी से देखने पर नीला दिखता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। किसके कारण दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। और प्रकाश का वह प्रकीर्णन जो वायुमंडल में घटित होता है, ठीक है। जो आपका आकाश है, कौन चीज़, आकाश, आपको पता होना चाहिए कि आकाश का वास्तविक, आकाश का वास्तविक रंग जो है वो काला है। आकाश का वास्तविक रंग काला है। कैसा है, काला है। ये आप याद रखने की कोशिश करेंगे। आकाश का वास्तविक रंग क्या है, काला है, जबकि हमें दिखता क्या है भाई, नीला दिखता है, ब्लू दिखता है। ये ब्लू क्यों दिखता है, जब वास्तविक कलर, वास्तव में आकाश काला है तो वो हमें नीला क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है, इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिस कारण से हमें प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से हमें जो है आकाश का रंग नीला दिखता है। याद रखिएगा। अगर आप क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये वायुमंडल है और इसके ऊपर अंतरिक्ष है, ये आकाश है मान लीजिए और ये है अंतरिक्ष। अब यहाँ पर आप चले जाइए, ये कौन है, तो यहाँ पर आप है। यहाँ पर आप चले जाएंगे तो क्या होगा समझिए, यहाँ पर अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ से आप अगर वायुमंडल, ये वायुमंडल है, वायुमंडल में से देखिएगा आकाश को तो ये नीला दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वायुमंडल से ऊपर अंतरिक्ष में चले जाइए, कहाँ चले जाइए, अंतरिक्ष में चले जाइए, तो अंतरिक्ष से अगर आप देखिएगा आकाश को तो ये दिखेगा काला। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, काला। लेकिन वायुमंडल यानी कि सीधा कह लीजिए पृथ्वी से देखने पर आकाश कैसा दिखता है, नीला दिखता है। ओके, तो ये आप देख लिए। अब हल्का जो है 1 मिनट वेट कीजिएगा, हम 1 मिनट के बाद जो है आपको दिखाते हैं और आगे की चीज़ों को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा है कि आकाश का जो रंग है वो नीला हमें क्यों दिखाई देता है, तो नीला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, जबकि आकाश का जो वास्तविक रंग है वो काला है। और अंतरिक्ष से आप देखेंगे तो ये काला ही दिखता है, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी से देखने पर ये हमें नीला दिखता है। अगला है कि गहरे समुद्र के जल का रंग, जो समुद्र का जो रंग है वो भी भाई साहब ब्लू होता है। क्या होता है, तो गहरे समुद्र के जल का जो रंग है वो ब्लू जो है वो क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। भाई आप देखते हैं कि पानी तो कलरलेस होता है, यानी कि रंगहीन होता है, यानी कि उसमें कोई भी रंग यानी कि कोई भी कलर नहीं होता है। तो ये जो आपके समुद्र के जो जल है वो मुख्य रूप से आपने कई टीवी सीरियल फिल्म में भी देखा होगा कि वहाँ पर ब्लू दिखता रहता है। भाई सही बात है, वो ब्लू दिखता है यानी कि नीला दिखता है। किसी कारण, तो जो गहरे समुद्र के जो जल है उसका रंग ब्लू दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही। आपको अगर एग्जाम में पूछे तो ये बता सकते हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना, आप सभी देखे होंगे जब सूर्य उदय हो रहा हो, यानी कि जब सूर्य उग रहा हो उस टाइम पर, और सूर्यास्त यानी कि सूर्य के डूबने के टाइम पर सूर्य एकदम आपको पूरा गोल और पूरा लाल दिखाई देता रहता है। कैसा दिखाई देता रहता है, लाल। तो ये जो लाल दिखाई देना है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, ठीक। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़
टिंडल प्रभाव हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने सीखने समझने वाले हैं। तो ध्यान लगाइएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा कि टिंडल प्रभाव आखिर क्या होता है। टिंडल प्रभाव आप चाहे तो अपने घर में भी देख सकते हैं, लेकिन हम आपको पहले वो दिखाएंगे जो मुख्य रूप से यहाँ पर देखने की चीज़ें जो है हो रही है। देखिए, कोलाइडी कणों द्वारा, किस कणों द्वारा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना जो है प्रदर्शित करने वाला प्रभाव जो है टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्या समझा आपने? आपको समझना चाहिए कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना है प्रदर्शित होती है, होता क्या समझिए, कोलाइडी कण क्या है। तो आपने बिलियन पढ़ा होगा, बिलियन होते हैं, एक साधारण बिलियन होते हैं, कोलाइडी बिलियन होते हैं, एक संतृप्त असंतृप्त आपने समझा होगा। तो उसमें आपने बिलियन का एक प्रकार पढ़ा होगा, कोलाइडी बिलियन। कौन सा बिलियन? कोलाइडी बिलियन। कोलाइडी बिलियन साधारण बिलियन से कुछ अलग होता है। कोलाइडी बिलियन यानी कि कोलाइडी घोल आप कह सकते हैं। बिलियन को हम लोग क्या बोलेंगे? घोल बोलेंगे। तो जैसे चीनी पानी का जो घोल है, चीनी और पानी का जो घोल होता है, चीनी प्लस पानी का जो घोल होता है, वो कोलाइडी बिलियन यानी कि कोलाइडी घोल नहीं होता है। उसका कण बहुत ही छोटा होता है। चीनी पानी में जाकर के बहुत ही छोटे छोटे कण में विभाजित हो जाते हैं, या यूँ आप कह लीजिए कि घुल जाते हैं। तो चीनी और पानी का जो कण है वो आप को पता होना चाहिए। चीनी पानी का जो घोल होता है उसका कण, चीनी का जो कण है बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है, सबसे छोटा हो जाता है, तो वो हमें नहीं दिखता है। लेकिन जो कोलाइडी बिलियन होते हैं, कोलाइडी बिलियन का जो कण है चीनी पानी के घोल से कुछ बड़ा होता है। इसमें जो कण है वो कुछ क्या होते हैं, बड़े साइज का होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मिट्टी घोल दिए, पानी में क्या घोल दिया आपने? मिट्टी घोल दिया। तो चीनी घोलने पर या फिर नमक घोलने पर हमें नमक या चीनी नहीं दिखाई देता रहता है, लेकिन मिट्टी का कण हमें दिखाई देता रहता है पानी के अंदर। बोलो यस, बिल्कुल सही है। मिट्टी का कण हमें दिखाई देता रहता है, तो मिट्टी का कण ही कोलाइडी कण कहलाएगा। कोलाइडी बिलियन में जो कण होते हैं उसको कोलाइडी कण कहते हैं। तो ये मान लीजिए पानी और मिट्टी का कोलाइडी बिलियन है, और इसमें जो मिट्टी का कण है वही कहलाएगा कोलाइडी कण। क्या कहलाएगा? तो वो कोलाइडी कण कहलाएगा। अब कोलाइडी कण के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना प्रदर्शित करने वाला प्रभाव ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये क्या है समझिए। अब ये कोलाइडी कण है, यहाँ से आपने टॉर्च बारा, यहाँ से टॉर्च का किरण निकला और जाते हुए इस पॉइंट पर जाके कण से टकरा गया। अब कण से टकराएगा, ये कोलाइडी कण था। इस कण से टकराने के बाद क्या होगा कि प्रकाश कुछ क्षण के लिए रुकेगा, और फिर ये जो कण था इस प्रकाश किरण को चारों दिशाओं में क्या करेगा? फैला देगा। इस प्रकाश किरण को कण जो है चारों दिशाओं में फैला देगा। और हम इससे पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रकाश के इस तरह से चारों दिशाओं में फैलने की जो घटना है इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो ये जो प्रकीर्णन हम आपको दिखा रहे हैं वो कोलाइडी कण के द्वारा प्रकीर्णन दिखा रहे हैं। किसके द्वारा? तो कोलाइडी कण के द्वारा। तो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना प्रदर्शित करने वाला जो प्रभाव होता है उसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये आपने देख लिया कि टिंडल प्रभाव क्या होता है। टिंडल प्रभाव की परिघटना निम्नलिखित उदाहरण द्वारा देखा जा सकता है। जो टिंडल प्रभाव है, टिंडल प्रभाव के कारण कई घटना हमें देखने को मिलता है। पहला आप देख सकते हैं कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म छिद्र से, सूक्ष्म छिद्र मतलब बहुत ही छोटा छेद से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है। यानी कि समझिए, आप जानते हैं कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता रहता है, लेकिन अगर आप एक अंधेरा कमरा ले लीजिए, कैसा कमरा ले लीजिए, अंधेरा कमरा है, और इस कमरा में आपने कई बार ये घटना देखा भी होगा। जनरली गांव घर में जो होते हैं या फिर कहीं भी आप देख सकते हैं, जो रूम हम जैसा बता रहे हैं वैसा होना चाहिए। पूरा ये जो कमरा है इसका लाइट ऑफ कर दीजिए,
और अगर ऊपर से कहीं एक छोटा सा छिद्र होगा, छोटा सा क्या होगा, छिद्र होगा, और उस छिद्र से अगर घर में प्रकाश आ रहा होगा, उस छिद्र से यानी कि उस छेद से अगर घर में प्रकाश आ रहा होगा, हल्का बड़ा छिद्र हम बनाते हैं ताकि आपको चीज़ें मैं अच्छा से समझा सकूं। मान लीजिए कि अगर ये इस तरह का कोई छिद्र छोड़ दिया हुआ आपने, ये इतना बड़ा नहीं छिद्र होना चाहिए, बहुत ही छोटा छिद्र होना चाहिए, तो जनरली प्रकाश हमें दिखता नहीं है। लेकिन आप सभी को पता है कि इस घर में अगर वायु भरा है या धुआं भर दीजिए, वायु भर दीजिए या धुआं भर दीजिए, धुआं कोटे में वायु का बात करता हूँ, हवा भर दीजिए, और हवा में आप सभी जानते हैं कि धूल कण होते हैं, छोटे छोटे धूलों के कण होते हैं जो कि हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देते रहते हैं। आप अपने कमरा में सारा लाइट जला दीजिए, देखिए तो आपको धूल कण जो है हवा में नहीं दिखाई देंगे। लेकिन आप क्या कीजिए, सारे खिड़की और जो आपके गेट है बंद कर दीजिए, लाइट को भी ऑफ कर दीजिए, सारा पूरा अंधेरा बना लीजिए घर को। और अगर उस स्थिति में ऊपर से या बगल से छोटे से छिद्र से अगर सूरज का प्रकाश आ रहा होगा तो आप इस प्रकाश में देख पाएंगे छोटे छोटे धूल के कण, छोटे छोटे धूल के जो कण हैं वो आप इस प्रकाश में देख पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे धूल के कण हैं ये प्रकाश में दिखाई देते रहते हैं, और आप लोग ऐसा कई बार देखे भी होंगे। तो ये भी जो है टिंडल प्रभाव को ही दर्शाता है। ये भी किसको दिखाता है, टिंडल प्रभाव को। यहाँ पर देख सकते हैं कि जब धुएं से भरे किसी कमरे में सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा, छिद्र मतलब छेद से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है, यानी कि प्रकाश का किरण अगर प्रवेश करता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन इन कणों को दृश्य बनाता है। जो घर में कण होते हैं, धूल कण होते हैं, वो इसी प्रकाश किरण के कारण दृश्य हो जाते हैं, यानी कि दिखाई देने लगते हैं। क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो ये आपने समझा कि कैसे हम टिंडल प्रभाव को यहाँ पर देख सकते हैं। टिंडल प्रभाव को और आप कहाँ देख सकते हैं, जब किसी घने जंगल को जो है बितान से सूरज का प्रकाश गुजरता है तो जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देता है। जंगल में भी यही हाल है। अगर आप घना जंगल में चले जाइए तो घना जंगल में अगर क्या होगा कि छोटे छोटे छिद्र होकर के अगर प्रकाश आती होगी नीचे, तो आप उस प्रकाश के किरण में देख पाएंगे छोटे छोटे कण। या फिर अगर जंगल जो है अगर जंगल के पत्तों के ऊपर क्या है, जल के बूंद है, तो वो जो जल की बूंद है वो प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है। ठीक है, कर देती है वो। तो आप जंगल में भी देख सकते हैं धूल कण के हेल्प से, या फिर वहाँ पर वायु के हेल्प से। तीसरा आप कहाँ देख सकते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल धुआं के महीन कण। सही बात है भाई, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें क्या क्या है, धुआं के महीन कण है, जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, धूप के निलंबित कण तथा वायु के अणुओं का विसमांगी मिश्रण है। सही बात है भाई साहब। अगर बात करें पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में, जो पृथ्वी का वायुमंडल है हमारा, ये हमने कई बार आपको बताया है। मान लो कि ये अगर पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। वायु की 5 परतें पाई जाती हैं, उसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे, उसका चर्चा ज्योग्राफी में करेंगे। आप सीधा समझ लीजिए कि वायु चारों तरफ से पृथ्वी को घेरी हुई है। ठीक है, अब इस वायु में बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हैं, तो धुआं के महीन कण हैं, जल की सूक्ष्म बूंदें हैं, धूप के निलंबित कण हैं तथा वायु के अणुओं का विसमांगी मिश्रण है। सही बात है, वायु के जो अणु होते हैं वो कहीं ज़्यादा कहीं कम मिला हुआ है मिश्रण के रूप में। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है, कौन कौन से कण, तो धुआं का जो कण है वो, या फिर सूक्ष्म बूंद है वो, या फिर धूल कण जो है वो है, धूल के जो निलंबित कण है, धूल कण सीधा कह लीजिए इसको, वो जो है अगर उससे प्रकाश टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग जो है दिखाई देने लगता है। तो वो किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है इस कणों से जो है विसरित प्रकाश के परावर्तित होकर जो है हमारे पास तक पहुंच जाता है। और इस कणों से क्या होता है, विसरित जो प्रकाश किरण है वो हमारे आंखों तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 3 घटना के आधार पर आप टिंडल प्रभाव को समझ सकते हैं। मुख्य रूप से टिंडल प्रभाव अगर 2 मार्क में पूछा जाए तो आप मात्र इतना लिख देंगे तो भी क्या है, काफ़ी है। टिंडल प्रभाव कैसे देखा जा सकता है,
कहाँ कहाँ आप देख सकते हैं टिनल प्रभाव को, अगर ये पूछा जाए तब आप तीनों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे। अब हम लोग कुछ रंग के बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। प्रकाश का प्राथमिक रंग। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन होता है। प्राथमिक रंग को ही हम लोग मूल रंग कहते हैं। इसी को इंग्लिश भाषा में हम लोग जो है क्या कहेंगे, तो प्राइमरी कलर बोलेंगे। प्राइमरी कलर क्या है? मुख्य रूप से प्रकाश जो है या फिर रंग की जहाँ तक बात करें तो 7 प्रकार के ही रंग होते हैं। रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। वो कौन कौन है? तो वो है बैजा, निह, पिनाला। पिनाला ये ट्रिक है, बैजा निह पिनाला, इससे आप याद रख सकते हैं। बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। ठीक है, बैजा निह पिनाला ये 7 रंग ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 मुख्य रंग 7 हैं। कई लोग कहते हैं, उसको पूछो कि आपको कौन सा रंग पसंद है, तो कई बोलते हैं कि मुझे उजला रंग पसंद है, कई बोलते हैं मुझे काला रंग पसंद है। भाई साहब, उजला और काला रंग है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि देखो दुनिया में 7 रंग होते हैं और 7 के 7 आपके सामने हैं। क्या उसमें काला और उजला है क्या? बोलेंगे नहीं सर। काला या उजला जो है ये रंग न होने के बराबर है। किसके बराबर है? तो रंग न होने के बराबर है। इसको हम रंग नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी कई सारे लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि कपड़ा खरीदना है, पूछिए कि आपको किस कलर का कपड़ा पसंद है, तो बोलेगा उजला रंग का कपड़ा मुझे पसंद है। भाई साहब, उजला रंग ही नहीं है तो आपको उजला रंग का कपड़ा कैसे पसंद है? कहीं से पूछो कि किस रंग का कपड़ा पसंद है, तो बोलेंगे काला रंग का कपड़ा पसंद है मुझे, बहुत मेरा फेवरेट है काला रंग का कपड़ा। भाई जब रंग के लिस्ट में काला है ही नहीं तो आपको काला रंग का कपड़ा कैसे पसंद आ रहा है? समझ में आ रहा है चीज़ें कि नहीं आ रहा है? तो ये जो चीज़ें हैं, 2 कलर है, ये रंग न होने के बराबर है। ठीक है, रंग का न होना है इस उजला और काला का मतलब है। तब ये मुख्य रूप से ये 7 रंग है। अब 7 में भी मेन कलर होंगे, मूल कलर होंगे। देखिए वो मूल कलर कौन कौन से हैं। प्रकाश के लाल, हरा तथा नीला। कौन कौन? तो लाल रंग, हरा और जो आपका नीला रंग है, लाल, हरा तथा नीला रंग को मिलकर अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप लाल, हरा तथा नीला रंग को मिलाते हैं, अलग अलग रेशियो में, अलग अलग अनुपात में आप इस 3 रंग को मिलाएंगे तो अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त किया जा सकता है। अतः याद रखिएगा कि लाल, हरा तथा नीला रंग जो है उसी को हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग का मतलब ये है कि ये तीनों वह रंग है जिस तीनों रंग को मिला करके हम इस 7 में से कोई भी रंग प्राप्त कर सकते हैं। इस 7 में से कोई भी रंग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, कौन है प्राथमिक रंग, क्यों इसे प्राथमिक रंग हम कहते हैं, ये भी आपने यहाँ पर समझा होगा। तो ये आपने देखा कि लाल, हरा तथा नीला रंग को जो है प्राथमिक रंग कहा जाता है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप लाल, हरा तथा नीला रंग को मिला करके अन्य सभी रंग के प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि बाकी सभी रंग के प्रकाश आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है? ए ऑप्शन लाल, बी ऑप्शन पीला, सी ऑप्शन हरा, डी ऑप्शन नीला। तो उस टाइम पर आप सही ऑप्शन मार के आइएगा। तो आपने बोला था पीला, तो पीला प्राथमिक रंग नहीं है। और अच्छी बात यह है, आप देखे होंगे कि जब इंद्रधनुष का निर्माण होता है आकाश में, आपके घरों में नहीं, आकाश में, तो उसमें मुख्य रूप से 3-4 कलर ही दिखाई देते हैं। इसमें आपको लाल, हरा और नीला तो दिखाई देगा ही देगा, बाकी कोई कलर दिखाई दे या न दिखाई दे, लेकिन लाल, हरा तथा नीला कलर 100% दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। प्राथमिक रंग होने का ये भी एक है लॉजिक, चीज़ें आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक रंग के प्रकाश का अध्यारोपण हम सीखते हैं। अध्यारोपण का सीधा मतलब है कि जब 2 प्राथमिक रंग को हम मिलाएंगे
तो कैसा रंग मिलेगा, दो प्राथमिक रंग को हम मिलाएंगे तो कैसा रंग हमें प्राप्त होगा। तो प्राथमिक रंगों के प्रकाश का अध्यारोपण, इसका मतलब है कि हम दो प्राथमिक रंग को, प्राथमिक रंग है लाल, हरा और नीला, तो इस तीनों में से किस दो को मिलाएंगे तो क्या बनेगा वही देखना। अब हमें याद रखिएगा, यदि अंधेरी कोठरी में आप लाल, हरा तथा नीले रंग के प्रकाश को मिलाया जाता है, अगर आप क्या कीजिएगा, अंधेरा कोठरी में लाल, हरा तथा नीला रंग के प्रकाश को मिलाइएगा, तब वे आपस में घुल मिल सकते हैं तथा नए रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अगर आप अंधेरा कोठरी मतलब कमरा में यानी कि रूम में लाल, हरा तथा नीला रंग को अगर मिलाते हैं आप, तो वो आपस में घुल मिल सकते हैं और घुल मिल करके नए रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये आपस में तीनों घुल मिल जाएंगे और एक नए रंग का जो प्रकाश है वो क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। नए रंग का प्रकाश क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। जिसमें देखिए कि किस रंग को किस रंग के साथ अगर मिलाते हैं तो कौन सा रंग आपको मिलेगा। अगर आप लाल प्रकाश को नीला प्रकाश के साथ मिलाते हैं तो जो कलर, जिस रंग का आपको प्रकाश मिलेगा उसे मेजेंटा प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं, मेजेंटा। तो मेजेंटा प्रकाश क्या है भाई, जब लाल और नीला प्रकाश को आप मिलाएंगे तो जिस प्रकार का आपको प्रकाश यानी कि रंग दिखाई देगा उसे ही मेजेंटा कहते हैं। तो आपने देख लिया कि मेजेंटा कलर क्या है, तो लाल और नीला को मिलाने से जो रंग हमें मिलता है उसे मेजेंटा रंग कहते हैं। तीसरा नीला प्रकाश और हरा प्रकाश। नीला और हरा को मिलाने पर जिस तरह का रंग आपको मिलता है उसे सायन कहते हैं। सायन प्रकाश या फिर सायन रंग कहेंगे, या इसी को नीलिया हरा प्रकाश कहते हैं या फिर नीलिया हरा रंग कहते हैं। नीलिया क्यों, क्योंकि नीला है, और नीलिया हरा यानी कि हरा भी इसमें है, तो इसका दो नाम है। नीला और हरा प्रकाश को मिलाइएगा तो जिस प्रकार का जो कलर मिलेगा वो सायन कलर कहलाएगा, या इसी को नीलिया हरा भी कहते हैं। लाल और हरा को मिलाइए भाई साहब, तो लाल हरा को मिलाइएगा तो मिलेगा पीला प्रकाश। क्या मिलेगा, पीला प्रकाश मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हरा और अगर आपके पास लाल कलर है तो पीला आप उससे बना सकते हैं। हरा और लाल को मिला करके क्या बना सकते हैं, पीला जो है बना सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से प्राथमिक रंग को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं तो हमें किस तरह का रंग मिलता है। इसके बाद प्रकाश का द्वितीयक रंग। अब प्रकाश का द्वितीयक रंग कौन है, प्राथमिक रंग तो देख लिया लाल, हरा और नीला। अब द्वितीयक रंग की बात करते हैं कि कौन से होते हैं द्वितीयक रंग। तो याद रखिएगा, मेजेंटा हो, सायन हो एवं पीला प्रकाश को प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं। किसको, मेजेंटा को, सायन को और पीला को, जो कि आप अभी पीछे देखे हैं। कौन सा देखे हैं, ये वाला मेजेंटा, सायन और पीला, क्योंकि ये कलर है प्राथमिक कलर और इसको मिला करके बनाया गया है ये, तो इसीलिए हो गया द्वितीयक, यानी कि दूसरी स्थिति का ही कलर है, यानी कि हम समझ सकते हैं ये द्वितीयक रंग कहलाएंगे। तो आपने देख लिया कि किस किस को हम कहेंगे, क्या कहेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि मेजेंटा, सायन एवं पीला प्रकाश को प्रकाश का द्वितीयक रंग कहते हैं। अब क्या होगा कि नीला प्रकाश को पीला मिला दीजिए, नीला प्रकाश में क्या मिला दीजिए, पीला मिला दीजिए, तो श्वेत प्रकाश बन जाएगा। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं भाई, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कह लीजिए। श्वेत का मतलब कई बार लोग उजला लगा लेते हैं, कई बार ठीक भी होता है उजला बोलना श्वेत मतलब, लेकिन यहाँ पर ठीक नहीं होगा। श्वेत प्रकाश कहते हैं हम सूर्य के प्रकाश को। श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को। तो आप नीला और पीला को मिलाएंगे तो श्वेत प्रकाश आपको मिल सकता है, या फिर आप हरा और मेजेंटा को मिलाएंगे तो ये श्वेत प्रकाश बन जाएगा, या फिर लाल या सायन को मिलाएंगे तो ये श्वेत प्रकाश बन जाएगा। लाल या सायन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूरक रंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि पूरक रंग क्या होता है, देखेंगे पूरक रंग के बारे में बहुत सारी चीज़ें। पूरक यानी कि एक दूसरे को पूरा करने वाला। याद रखिए कि जिस दो रंग को मिलाने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है
उन रंगों के प्रकाश को एक दूसरे का पूरक या समपूरक रंग कहते हैं। समपूरक या पूरक रंग कहते हैं। जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है कि नीला और पीला को मिलाने से श्वेत प्रकाश मिला, तो इसका मतलब है कि नीला और पीला एक दूसरे का पूरक रंग है, क्योंकि पूरक रंग का डेफिनेशन ही है कि जिस दो रंग को मिलाने से श्वेत प्रकाश मिले। कैसा प्रकाश मिले? श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उस दो रंग को ही हम लोग जो है एक दूसरे का पूरक या समपूरक कहते हैं। तो आपने देख लिया कि नीला और पीला को मिलाने से श्वेत प्रकाश मिल रहा है, इसका मतलब नीला और पीला क्या है? तो नीला और पीला जो है वो आपको पता होना चाहिए कि क्या बोलते हैं उसको, पूरक है, एक दूसरे का क्या है? पूरक रंग है। इसी तरीका से आप हरा और मेजेंटा को मिलाते हैं तो भी श्वेत प्रकाश मिलता है, इसका मतलब हरा और मेजेंटा एक दूसरे का पूरक या समपूरक है। लाल या सायन को मिलाते हैं तो श्वेत प्रकाश मिलता है, यानी कि लाल और सायन भी एक दूसरे का जो है समपूरक है या पूरक है, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हमने इस बात को लिख भी दिया है कि नीला तथा पीला रंग एक दूसरे का पूरक है। भाई क्यों? क्योंकि इस दोनों को मिलाने से श्वेत प्रकाश मिलता है। दूसरा, हरा तथा मेजेंटा एक दूसरे का पूरक है, ये इसका भी कारण वही है। लाल तथा सायन को मिलाने से ये एक दूसरे का पूरक है, क्योंकि इस दोनों को मिलाने से भी हमें क्या मिलता है? तो इस दोनों को मिलाने से भी हमें श्वेत प्रकाश मिलता है। तो आपने पूरक रंग देखा। अब समझिए आगे की चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिएगा, नेत्रदान के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ये सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और इससे कई सारे पॉइंट ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और ये हमने टू द पॉइंट एनसीईआरटी से उठाया है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ट बुक है आपके लिए। चलिए जानते हैं कि नेत्रदान के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेत्रदान यानी कि आँख का दान करते समय। रक्तदान आपने सुना होगा, यानी कि ब्लड दान करना। हम कई बार जो है लोग क्या करते हैं, या फिर जो समाज सेवी है हम भी, आप भी क्या कर सकते हैं, दूसरे का जान बचाने के लिए रक्त का दान करते हैं। उसी तरह से आप या फिर कोई भी लोग नेत्र भी दान कर सकता है। अगर किसी के पास नेत्र नहीं है तो दान किया जाता है, कई सारे लोग करते भी हैं। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी लोग नेत्र दान कर सकता है। कुछ ऐसा क्राइटेरिया है जो पालन करना होगा नेत्रदाता को। अगर नेत्रदाता में वो गुण नहीं होगा तो वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि नेत्रदान के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेत्रदान करते समय हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला क्या भाई साहब? पहला कि नेत्रदान करने वाला व्यक्ति किसी भी आयु वर्ग तथा अथवा लिंग का हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि नेत्रदान करने के लिए आयु देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चा भी नेत्रदान कर सकता है और बूढ़ा भी नेत्रदान कर सकता है। हमें लिंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, यानी कि मर्द भी नेत्रदान कर सकता है और महिला भी नेत्रदान कर सकती हैं। इसके बाद चश्मा पहनने वाले या मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति चश्मा पहनते हैं किसी भी रोग के कारण, दूरदृष्टि दोष या फिर निकट दृष्टि दोष, इस कारण अगर चश्मा पहनते हैं तो वो नहीं दान कर सकते, वो भी दान कर सकते हैं। लेकिन आपके आंखों में अगर दूरदृष्टि है, दोष है, आप चश्मा पहन करके उसका इलाज कर रहे हैं, तो अगर कोई व्यक्ति जिसके आँख में दूरदृष्टि दोष है वो चश्मा पहनते हैं, तब जाकर के उसको सही दिखाई देता है और वो व्यक्ति अपना नेत्र दान कर दे किसी दूसरे को, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरह का चश्मा आपको पहनना पड़ रहा था उसी तरह का चश्मा जिसको आप आंख देंगे उसको भी पहनना पड़ेगा, ठीक है। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन करवा चुके लोग हैं वो भी आँख का दान कर सकते हैं। मोतियाबिंद हमने आपको पढ़ाया था, क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताए थे, ठीक है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर चुके व्यक्ति भी नेत्रदान कर सकते हैं। अगला है कि मधुमेह अथवा उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, दमे के रोगी तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं है वो भी जो है नेत्रदान कर सकते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह व्यक्ति जिसको मधुमेह है, मधुमेह मतलब डायबिटीज,
मधुमेह मतलब डायबिटीज, यानी कि वो शुगर के पेशेंट है, मतलब उसका चीनी यानी कि जो, हाँ कह लो चीनी का जो लेवल है वो लो है या फिर हाई है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका अगर बॉडी यानी कि जिसको अगर मधुमेह का समस्या है यानी कि डायबिटीज़ का समस्या है वो भी नेत्रदान कर सकता है। उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप आप समझ पा रहे होंगे या नहीं, लेकिन मैं अब जो अगला शब्द बोलने वाला हूँ वो आप जरूर समझ पाएंगे। उच्च रक्तचाप को ही बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर के जो व्यक्ति है वो भी नेत्रदान कर सकते हैं। से पीड़ित व्यक्ति हो या फिर दमा जानते हैं, दमा एक बीमारी है जो जानते हैं, जिसको अगर ये दमा होता है वो ज़्यादा खांसते हैं, दमा के रोगी भी नेत्रदान कर सकते हैं। तथा वे व्यक्ति जिन्हें कोई संक्रामक रोग नहीं हो, मतलब वो व्यक्ति जिसको कोई जो है ना पटने वाला बीमारी ना हो, ठीक है, जैसे कि आपका एड्स हो गया या फिर समझ लीजिए कोई ऐसा बीमारी है उसको जो दूसरे में पट सकता है, तो ऐसे व्यक्ति आँख दान नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं पटने वाले जो बीमारी है, जो संक्रामक रोग नहीं है उसके अंदर, तो वो कर सकते हैं, नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो हम लोगों ने यह देखा कि कौन कौन से लोग नेत्रदान कर सकते हैं। अब अगला है कि मनुष्य के मृत्यु के पश्चात अगर कोई मर जाता है तो उसके 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र निकाल लिए जाने चाहिए। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मर गया तो अगर मान लीजिए कि 10 या फिर 8 बजे मर गया, तो 12 बजे के अंदर उसका आँख निकाल करके किसी दूसरे व्यक्ति की आँख में लगाया जा सकता है और फिर उसको दृश्य दिया जा सकता है। मतलब सीधा समझ लीजिए कि अगर किसी का मृत्यु हो गया तो मृत्यु के बाद भी अगर आप 4 से 6 घंटा के अंदर नेत्र निकाल लेते हैं, जिसका मौत हो गया है उसका आँख निकाल लेते हैं और दूसरे को दे देते हैं अगर जिसके पास नहीं है, तो ऐसा संभव है। ठीक, अगर आप चाहेंगे कि अगर मर गया 12 घंटे के बाद या फिर 6 की जगह पे 7 घंटे के बाद अगर आप आँख निकाल करके दान करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 4 से 6 घंटे के बाद जो आँख का जो जितने भी सिस्टम है वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, इसी कारणों से। अतः समीप के नेत्र बैंक को तुरंत सूचना करें। अगर आपको इच्छा है कि मरने के बाद मैं अपना आँख दान कर दूंगा, कई सारे लोग करते भी हैं, तो ऐसे लोगों के मौत के जस्ट बाद जो नज़दीक का नेत्र बैंक है उसको फ़ोन करना चाहिए। वो आएंगे और जो व्यक्ति मर गए हैं उसका आँख निकाल करके ले जाएंगे और जिसको ज़रूरत होगा वो उसको दे देंगे। यही तो है एक दूसरे का सहयोग। अगला है कि नेत्र बैंक की टीम जो है दिवंगत व्यक्ति के घर पर या अस्पताल में नेत्र निकाल लेगी। आपको पता होना चाहिए कि उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नेत्र बैंक की जो टीम है वो घर पर आकर के भी, या अगर वो हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल में जाकर के भी वो आँख निकाल सकते हैं। कोई बड़ी सी प्रोसेस नहीं होती है ये। अगला ध्यान देने वाली बात है कि नेत्र निकालने में मात्र 10 से 15 मिनट का समय लगता है। अगर कोई डॉक्टर किसी का नेत्र निकालता, आँख निकालता है सही सलामत रूप से, तो इसमें ज़्यादा देर का समय नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यह एक सरल प्रक्रिया है, मतलब बहुत ही आसान प्रक्रिया। हमने आपको आँख के बारे में सब कुछ बताया है। इसमें किसी प्रकार का विरूपण नहीं होता, यानी कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। विरूपण यानी कि बहुत जी बड़ा चीर फाड़ करने की कोई ज़रूरत जो है नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपने देखा कि कौन कौन नेत्रदान कर सकता है, कैसे नेत्रदान किया जा सकता है और कितना टाइम में नेत्र निकाल लिया जाता है। लेकिन अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है, कौन व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला ऐसे व्यक्ति जो एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी, सी या फिर जल भित्ति, जिसको जो है क्या कहें, अब बोलचाल की भाषा में अलग ही शब्द से इसको संबोधित किया जाता है, जल भित्ति हो या फिर तीव्र लुकीमिया, ठीक है, तीव्र लुकीमिया पता नहीं कुछ एक प्रकार का बीमारी होता होगा ये, और धनुस्तंभ, ठीक है, या हैजा या तानिका शोध हो, या मस्तिष्क शोध यानी कि माइंड से संबंधित कोई बीमारी हो से संक्रमित हैं, या जिनकी
इससे के कारण मृत्यु हुई हो नेत्रदान नहीं कर सकते। देख लीजिए किस किस रोग से पीड़ित व्यक्ति आँख का दान नहीं कर सकते। सबसे पहले एड्स वाले, जितने भी एड्स के रोगी हैं आपको उससे दूरी नहीं बहुत दूरी बना के रखने की ज़रूरत है। तो भाई साहब अगर किसी को एड्स है उसका आँख निकाल करके अगर आपकी आँखों में लगा दिया गया तो गलत बातें हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर एड्स से पीड़ित है तो उसका सारा बॉडी संक्रमित होता है और एड्स का जो वो बैक्टीरिया है वो आप में भी पहुंच सकता है। तो ऐसे एड्स से पीड़ित व्यक्ति का आँख दान नहीं किया जा सकता है। हेपाटाइटिस बी जिसको हो गया है या फिर हेपाटाइटिस सी हो गया है ये भी नहीं दान कर सकते हैं। जल भित्ति से पीड़ित व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं। तीव्र लुकीमिया से पीड़ित व्यक्ति भी नहीं कर सकते हैं। धनु स्तंभ बीमारी से या फिर हैजा या फिर तनिका शोध या फिर मस्तिष्क शोध से परेशान विद्यार्थी ने जो व्यक्ति है वो नेत्रदान नहीं कर सकते। तो नेत्रदान के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नेत्रदान करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ें आपने अभी क्या किया देखा। अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़। क्या महत्वपूर्ण चीज़ आप देख पा रहे हैं उसको समझिए। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अनुरयोजन क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जनरली आप जब सभी जानते हैं कि अगर ये प्रिज्म है, ये क्या है, मान लीजिए कि कोई प्रिज्म है। प्रिज्म आप सभी जानते हैं, पढ़ा के पहले से हम आपको आए हैं। इसमें अगर कोई प्रकाश किरण आप भेजते हैं, कोई प्रकाश किरण आप क्या करते हैं भेजते हैं, तो प्रिज्म क्या करती है प्रकाश किरण को, श्वेत प्रकाश है मतलब सूर्य का प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को ये प्रिज्म 7 रंगों में विभाजित कर देती है। ऑलरेडी ये सब बात आप जानते हैं। कितने रंगों में भाई साहब? 7 रंगों में। कितने रंगों में? तो ये 7 रंगों में विभाजित कर देती है। ये जो 7 रंगों में विभाजित करने की जो घटना है वो आप यहाँ पर एक पर्दा लगा दीजिएगा तो इस पर्दा पर आपको 7 रंग दिखाई देगा। ऐसा आप पहले ही पढ़ाई करके आ चुके हैं। लेकिन क्या होगा, अब एक प्रिज्म से हम अगर प्रकाश किरण को यानी कि श्वेत प्रकाश को गुजारे हैं तो ऐसा स्थिति देखा है। जब हम 2 प्रिज्म ले लेंगे, कितने प्रिज्म ले लेंगे? 2 प्रिज्म ले लेंगे और तब उस दोनों प्रिज्म होकर के श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। यहाँ से आप लाइट छोड़े हैं, याद रखिएगा पहला प्रिज्म को इस तरह से रखिएगा, इसका जो शीर्ष से ऊपर होना चाहिए और दूसरा प्रिज्म का जो शीर्ष है वो नीचे होना चाहिए। दूसरा प्रिज्म का शीर्ष का होना चाहिए नीचे होना चाहिए। इस तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से इसमें रखा हुआ है इस तरीक़ा से ही अगर रखिएगा और इसमें प्रकाश किरण भेजिएगा तो क्या होगा, यहाँ से ये चला इस वाले प्रिज्म में प्रवेश करने के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। हम तो अभी 2 ही रंग दिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा कचरा ना हो, 2 ही रंग दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। कितने रंगों में? ये 7 रंगों में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? विभाजित हो जाएगा। अब 7 रंगों में विभाजित होगा और वो सारे के सारे 7 रंग फिर इस वाले प्रिज्म में प्रवेश करेगा। देख सकते हैं ऐसे ही प्रिज्म में प्रवेश करेगा और फिर ये वाला जो प्रिज्म है उस सभी 7 किरण को एक बिंदु पर जाकर के मिला देगा। एक बिंदु पर जाकर के क्या हो जाएगा? मिला देगा और फिर ये क्या हो जाएगा? तो एक किरण के रूप में बाहर निकलेगा। कितने किरण के रूप में बाहर निकलेगा? एक किरण के रूप में बाहर निकलेगा। अब ऐसा करने से हुआ क्या वो देखिएगा। ये प्रकाश किरण सीधा इस दिशा में जाना चाहिए था, बोलो यस। लेकिन अगर आप 2 प्रिज्म को इस तरीक़ा से उल्टा करके एक दूसरे के साथ अगर रखते हैं और उसमें प्रकाश का जो है ये करते हैं, प्रकाश का अगर आप वर्ण विक्षेपण करवाते हैं, एक श्वेत प्रकाश भेजते हैं, तो जिस तरह का किरण आप भेजे थे उसी तरह का किरण वापस निकलेगा, लेकिन इसके दिशा में इस देखिए डायरेक्शन सेम होगा, लेकिन पाथ चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन यानी कि दिशा सेम होगा, जिस दिशा में ये जा रहा था उसी दिशा में भी ये जाएगा, लेकिन पाथ यानी कि रास्ता बदल जाएगा। जा रहा था इस रास्ता से, लेकिन इस रास्ता से जाएगा। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? तो इस स्थिति में क्या होता है
कि डायरेक्शन सेम होता है लेकिन पाथ चेंज हो जाता है। डायरेक्शन यानी कि दिशा सेम होता है, दोनों सेम दिशा में जा रहा है लेकिन रास्ता बदल गया, जाना चाहिए इस रास्ता से लेकिन गया इस रास्ता से। तो डायरेक्शन सेम बट पाथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये आप याद रखने की जो है कोशिश करेंगे। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का जो है पुनर्योजन हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब अगले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग सीखने वाले, समझने वाले हैं। आज इतना ही रखते हैं। आज का चीज़ जितना भी आपको समझाया गया है ध्यान से उसको सीखने समझने की और कोशिश कीजिएगा आगे, और अच्छा से आप इसको एक बार और रिवाइज कीजिएगा। आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आया होगा आज के क्लास में बताए गए सारे के सारे चीज़। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।